हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित निर्वाण आप सभी का हमारे YouTube चैनल IPAN साइंस में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में पता चल ही गया होगा आपको कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, मोल के ऊपर। अब मोल को समझने से पहले आपको मैं छोटी सी आपको चीज़ पूछता हूँ कि वो पता है या नहीं। आप मुझे ये बताइए, एक जोड़े में कितने ऑब्जेक्ट होते हैं, कितनी वस्तुएं आप लेकर आ सकते हैं एक जोड़े में। दूसरा, एक दर्जन में कितनी चीज़ें आ सकती हैं। अब इन दोनों के जवाब नॉर्मली हर किसी को पता होता है, छोटे से छोटा, अनपढ़ से अनपढ़ और पढ़े से पढ़े तक। एक जोड़ी में 2 चीज़ें, एक दर्जन में 12 चीज़ें आती हैं। अगर आप कहीं फल वगैरह लेने जाओ और एक दर्जन का नाम लो तो वो सीधा आपको गिन करके 12 फल पकड़ा देगा। ठीक इसी तरीके से जब आपको दर्जन और जोड़ा समझने में दिक्कत नहीं है तो फिर मोल को समझने में इतना दिक्कत क्यों होती है, इतनी दिक्कत क्यों होती है मोल को समझने में आपको। इसी चीज़ को आज मैं आपको यहाँ विस्तार से क्लेरिफाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ कि इस चीज़ को आप समझ पाएँ। सबसे पहले इसकी मोल की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इतना ये जो मोल एक नई क्वांटिटी, नई यूनिट हमने बनाई है कि किसी भी चीज़ की काउंटिंग के बारे में, तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, क्या है इसके पीछे की वजह, तो उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, जो रसायनज्ञ होते हैं ना, केमिस्ट होते हैं, जो उनको ज़रूरत पड़ती है और शायद आपको भी पड़ी होगी अगर आप 11वीं और 12वीं क्लास में होंगे तो। आप केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में गए होंगे, वहाँ पर आपने कि आपको मेज़र किया हुआ है एक केमिकल बैलेंस, रासायनिक तुला से एक पदार्थ दिया जाता है तोल करके कि ये इतने ग्राम, ये इतने ग्राम। एक्चुअल में आपको उसमें एवोगाड्रोस नंबर की मल्टीप्लाई भी करनी पड़ती होती है। एवोगाड्रोस नंबर का मैंने नाम लिया, मैं उसी के बारे में बात करना हूँ, जिसको हम बोलते हैं मोल। एक मोल में जो संख्या होती है वही एवोगाड्रो नंबर के बराबर होती है, उसी को एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। सब चीज़ों के आपके क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपने क्लेरिफाई करने की कोशिश करें। अब जब उनको ज़रूरत पड़ती होगी तब देखिए, जिस तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कुछ कुछ अलग अलग रेशो में लेकर के इनको मिलाया जाता है तो वाटर फॉर्म होता है, H2O बनता है। तो उनको अलग अलग तो हम मेज़र कर नहीं सकते, क्योंकि हम किसी भी परमाणु को देख नहीं सकते, ना ही उसके अंदर झांक सकते। तो परमाणु की काउंटिंग और ना उनका हम वेट मेज़र कर सकते, ना ही उनकी काउंटिंग कर सकते। सीधी बात है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपको एक सुई की नोक तोड़कर दे दी जाए ना, और उस सुई की नोक में भी कितने लाखों करोड़ों परमाणु होंगे, तो उनकी काउंटिंग आप कैसे कर पाएंगे। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं बना पाएंगे आप कि उनकी काउंटिंग हो जाए। यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो काउंटिंग ऑफ एटम्स इज इम्पॉसिबल, असंभव है। लेकिन तो फिर इनका हम मास मेजर कैसे कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम बता कैसे सकते हैं कि इसका इतना मास हमें लेना है, इसके इतने मास के साथ रिएक्शन करानी है, तब हमारी ये चीज़ें फॉर्म होगी। तो उसी चीज़ को मोल के रूप में बताया गया कि इतने सारी चीज़ों को मिलाकर का जो कॉम्बिनेशन होगा, यानी कि इतने सारे ऑब्जेक्ट का जो भी कॉम्बिनेशन होगा वो हमारा एक मोल के इक्वल होगा। उसके नंबर कैसे फाइंड आउट किया गया होगा, जो इसका नंबर होता है एक मोल में कि इतने, जैसे कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं तो सभी को पता है, और जो तो बहुत छोटी चीज़ है 12। अब एक मोल में अगर मैं आपको बताऊं, एक मोल में डिटेल में, तो एक मोल में जो नंबर होते हैं ना, जिस तरीके से आपको एक दर्जन में 12 केले मिलते हैं, उसी तरीके से आपको एक मोल में, यानी कि एक मोल में आपको 602021401070090840999072। अगर आप इकाई दहाई सैकड़ा करके पहुंचोगे तब भी आप शायद यहाँ तक पहुंच पाओगे, क्योंकि उससे आगे की शायद ही किसी को पता होगा कि अरब खरब के बाद किसी को बहुत मुश्किल से पता होता है। आपको मिलियन के बाद बिलियन आता है, बिलियन के बाद ट्रिलियन आता है, लेकिन ट्रिलियन के बाद क्या आता है ये भी बहुत कम लोगों को पता होगा। इस चीज़ का भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कितने के बाद कितना आता है। ठीक है, अब इनकी अगर मैं डिजिट्स की काउंटिंग करता हूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, टोटल 24 डिजिट बैठ रही हैं। अब 24 डिजिट वाली ऐसी कोई नंबर, न्यूमेरिक वैल्यू, इतने सारे केले शायद ही आप इकट्ठा कर पाएंगे। आपको मैं इत्तेफाक से बता दूं, अगर हम इसको लिखें ना तो इसको हम लिखते इस तरीके से हैं कि लगभग, देखिए मैं इसको इतने को तो हम लिख नहीं सकते, लेकिन मैं इतने को जरूर लिख रहा हूं, तो वो मैं लिख देता हूं कि लगभग
6 लाख अरब इतनी बड़ी वैल्यू है ये, लगभग 6 लाख अरब। और आपको पता है कि पूरी अर्थ पर, पूरी पृथ्वी पर जो इंसान है ना, उनकी अगर काउंटिंग करी जाए तो वो लगभग, देखिए हर एक चीज़ अप्रोक्सीमेशन में चलती है क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू को मेजर नहीं कर पाते। तो इंसानों की जो है काउंटिंग वो 6 अरब के पास, मात्र लगभग 6 अरब। और ये जो ये मोल की जो काउंटिंग है ये है 6 लाख अरब। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसकी, यानी कि हम इंसानों की केमिस्ट्री के सब्सटेंस के अंदर एटम्स के सामने क्या औकात है। आप खुद मेजर कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं इसी चीज़ से कि कहाँ 6 लाख अरब और कहाँ 6 अरब बस। तो अब इसी चीज़ को देखिए, इतनी बड़ी वैल्यू को, सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये उठता होगा कि इतनी बड़ी वैल्यू को फाइंड आउट कैसे करा गया हो, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी थी। ज़रूरत का मैंने आपको बता दिया कि किसी भी चीज़ के एटम को काउंट करने से ज़्यादा बेहतर है कि उनको एक यूनिट में बांध दिया गया। जिस तरीके से 12 चीज़ों को एक यूनिट में बांध कर हमने दर्जन बना दिया, इसी तरीके से इतनी सारी चीज़ों को बांध करके हमने बना दिया कि ये 1 मोल के बराबर हो गए। जितनी भी चीज़ें हमें चाहिएंगी हम बोल देंगे सीधा कि 1 मोल दे दो। अब साइंटिस्ट ऐसा तो नहीं करेंगे कि भैया 2 मोल चाहिए तो 12 लाख अरब हमें चीज़ दे दो, या 18 लाख अरब हमें चीज़ दे दो। तो सीधा सीधा ऐसा बोल सकते हैं कि 6 मोल, 2 मोल, 3 मोल, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब ज़रूरत की मैंने आपको यहाँ बता दी कि क्या ज़रूरत पड़ती है। अब इसकी जो हम लिखते हैं, इसको अप्रोक्सीमेशन में जब लिखेंगे तो इसको हम लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23। इसके पीछे की एक इंटरेस्टिंग सी मैं आपको बात बताता हूँ, और वो ये है, पता क्या, आपने सुना होगा हमारे भारत के राष्ट्रपति भी थे और वैज्ञानिक भी थे, और वो थे डॉक्टर अबुल पाकिर ज़ैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, यानी कि शॉर्ट में अगर कहें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। उनकी एक रोमांचक कहानी मैं आपको बताता हूँ कि एक बार वो नाई की दुकान में गए थे और नाई ने उनसे कहा था कि आप शादी क्यों नहीं करते। तो उनका जवाब था कि मेरी तो शादी हो चुकी है। तो उन्होंने कहा हमने तो कभी देखा नहीं सुना। तो उन्होंने बताया कि मेरी शादी हो चुकी है मिसाइल के साथ, यानी कि जो मैं मिसाइल वगैरह बनाता हूँ, अग्नि, त्रिशूल, नाग, ये जितने भी मैं मिसाइल बनाता हूँ मेरी इन्हीं के साथ शादी हो चुकी है। यही किस्सा होता है हर एक वैज्ञानिक का। तो यहाँ पर मोल के पीछे जो पागल थे वैज्ञानिक, उनका भी सिर्फ सीधा सीधा यही वो मकसद था, यही उनका एक तरीके से कहें कि यही उनका प्यार था कि मोल की इस वैल्यू को एक डे के रूप में बनाने लगे, यानी कि दिवस के रूप में मनाने लगे, सेलिब्रेट करने लगे। और वो किस तरीके से, देखिए हर वैज्ञानिक अपने अलग अलग सोच से करता है। कुछ वैज्ञानिकों ने माना कि 6/22 लिखा हुआ है, यानी कि 22, और ये जून, 22 जून को 10:23 पर। कुछ वैज्ञानिक इतने टाइम पर इसको सेलिब्रेट करते हैं मोल दिवस के रूप में, यानी कि मोल डे के रूप में। कुछ वैज्ञानिक इसको ब्रेक करके, उनका मानना था इसको उल्टा लेकर चलना, यानी कि 23 अक्टूबर 6:22 पर। हर वैज्ञानिक अपनी अलग अलग सोच से करता है। इसी तरीके से जैसे कि इसमें मैंने बता दिया कि 22 जून 10:23 कुछ वैज्ञानिक इसको मौल दिवस के रूप में मनाते हैं, कुछ वैज्ञानिक इसी दिवस को 23 अक्टूबर 6:22 पर सेलिब्रेट करते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ यही नहीं, सिर्फ और सिर्फ यही नहीं, बाकी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि आपको मैं बता दूं पाई। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो ऊपर डिस्क्रिप्शन आई बटन पर आपको वो मिल जाएगी, मैं उसका लिंक आपको शेयर कर दूँगा। उसमें जो पाई की जो वैल्यू लिखी जाती है कि पाई इज इक्वल 3.14159, बस इतनी वैल्यू लिखी जाती है। मैंने उस वीडियो में आपको 100 डिजिट तक वैल्यू बताई है, लेकिन मैं यहाँ पर इतनी लिख रहा हूँ क्योंकि पाई डे यानी कि पाई दिवस भी मनाया जाता है इस तरीके से। जैसे कि अब 3/14 को हम लेकर चलेंगे, 14 और 3 हो गया मार्च, 14 मार्च। एक अगर मैं यहाँ पर इस तरीके से लिख दूं कि 1 ये यानी कि ये हो गया 1:59 पर, 1:59 यानी कि 1:59 पर 14 मार्च को
पाई डे मनाया जाता है। इस तरीके से ऐसी बहुत सारी वैज्ञानिकों के प्यार हैं जो उनको उन्हीं के काम से प्यार से जोड़ता है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था एपीजे अब्दुल कलाम का मिसाइल से शादी करना, वैज्ञानिकों का ये मोल डे बनाना, पाई डे मनाना, ये सब इनका प्यार है अपने काम के लिए, अपने वर्क के लिए। बिल्कुल वो बोलते हैं ना डेडिकेट हैं, उसी तरीके से। अब मैंने आपको मोल की वैल्यू भी बता दिया एग्जैक्ट, इसको लिखा कितना जाता है वो भी मैंने बता दिया। आपको मैं एक चीज़ और बता देता हूँ कि इसको हम एवोगाद्रोज नंबर बोलते हैं, एवोगाद्रो नंबर भी बोला जाता है इसको। और वो एवोगाद्रो नंबर ऐसा नहीं है कि एवोगाद्रोज नंबर इसको बोला जाता है तो इस नंबर की जो खोज है, इसका जो फाइंड आउट क्या है, ये एवोगाद्रो ने नहीं किया, एवोगाद्रो ने किया, ये बिल्कुल गलत है। एवोगाद्रो ने किया नहीं है, इस नंबर से इनका कोई लेना देना नहीं, इन्होंने इस नंबर को डिस्कवर ही नहीं करा, तो इनका नाम क्यों लिया जाता है? देखिए ये जो साइंटिस्ट थे, ये एमिडियो एवोगाद्रो, ये एक इतालवी वैज्ञानिक थे। इन्होंने बस सिर्फ और सिर्फ इस नंबर को फाइंड आउट करने का जो वे था, जो मेथड था, उस मेथड को मार्गदर्शित किया था, यानी कि प्रदर्शित किया था और साइंटिस्टों को बताया था कि इस तरीके से इसका मान निकाला जा सकता है। बस निकाला और साइंटिस्टों ने, इन्होंने तो सिर्फ और सिर्फ रास्ता बताया कि इस रास्ते से जाओगे तो तुम्हें मंजिल मिल जाएगी। तो उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर इसको एवोगाद्रोज नंबर बोला जाता है। अब बात करते हैं मोल की परिभाषा के बारे में। तो देखिए मोल की परिभाषा जो होती है वो ये है कि किसी भी एक मोल में, मैं आपको दोबारा से रिपीट करता हूँ, किसी भी पदार्थ के एक मोल में उतनी ही मूल इकाइयाँ यानी कि अणु, परमाणु, आयन होंगे जितने की कार्बन 12 में होते हैं। ठीक, अगर मैं आपको दूसरे तरीके से बताऊं तो ये होगा कि किसी भी सब्सटेंस के एक मोल में ठीक उतने ही फंडामेंटल यूनिट, उतने ही फंडामेंटल एलिमेंट्स या जैसे कि हमारे मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस होंगे जितने की कार्बन 12 में होते हैं, C12 में होते हैं। बस ये हमारी डेफिनेशन है। अब आपके माइंड में 2-3 क्वेश्चन तो ज़रूर उठे होंगे कुछ इस तरीके से, किस नंबर को फाइंड आउट कैसे किया गया होगा, इतनी बड़ी नंबर को, इतनी बड़ी संख्या को किसने निकाला होगा, कैसे निकाला होगा। उसके पीछे बहुत लंबी रोमांचकारी कहानी है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं कभी। आज हमारा जो मेन उद्देश्य है वो है कि कार्बन 12 ही क्यों लिया गया, कार्बन 12 ही क्यों लिया गया। तो देखिए कार्बन 12 क्यों लिया गया, इसको समझने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि सबसे पहले जब साइंटिस्टों ने केमिकल रिएक्शन वगैरह करने की कोशिश की होगी, तो उस दौरान उन्हें पता चला होगा कि हमें जो सब्सटेंस लेने हैं वो एक किसी ना किसी फॉर्म में लेते हैं, तभी हमारी ये रिएक्शन पॉसिबल होती है, अदरवाइज नहीं होती। तब उन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं इनका एटॉमिक मास हमें निकालना चाहिए। इनका एटॉमिक मास अगर हमें पता चल जाएगा तभी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को आसानी से एक ही बार में कर पाएंगे। अब एटॉमिक मास निकालें कैसे, क्योंकि एटम बहुत छोटा होता है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि उसको हम देख भी नहीं सकते, बस कल्पनाओं में चलता है। तो उसका मास निकालने की तो बात ही दूर। तो मास निकाल कैसे सकते हैं? देखिए उस टाइम पर जितने भी एलिमेंट फाउंडेड थे, ज्ञात थे, उतने ही एलिमेंटों को आपस में सोचा, हर किसी ने सोचा कि किस तरीके से हम निकाल सकते हैं उन एलिमेंटों का एटॉमिक मास। तब कुछ वैज्ञानिकों ने अपना एक सुझाव दिया कि क्यों ना हम निकाल तो हम सकते नहीं, तो क्यों ना हम सीधा तुलना कर दें, कंपेयर कर दें। कंपेयर करने की बात अगर समझ में ना आई हो तो मैं आपको वैसे बता दूं कि कंपेयर करने का मतलब होता है कि एक चीज़ को हमने एज्यूम कर लिया कि भाई इसकी वैल्यू इतनी है, ठीक, अब इसकी रिएक्शन हम इससे करवा देंगे तो हम इसका एटॉमिक मास निकाल सकते हैं, कंपैरिजन वाला। तो उन वैज्ञानिकों ने सबसे पहले जो सबसे छोटी चीज़ थी हाइड्रोजन, उसको लेकर चले वो। तब हाइड्रोजन को लेकर चले कि हाइड्रोजन का उन्होंने माना कि हाइड्रोजन का एक एटॉमिक मास हम मानकर चलते हैं कि इसका एटॉमिक मास यानी कि परमाणु भार 1 है। तब इसकी कंपैरिजन में सारे हम निकाल सकते हैं, एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ही ले लीजिए आप। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास उन्होंने 1 मानकर चले थे, तो इसकी कंपैरिजन में जब ऑक्सीजन से इसकी रिएक्शन करवाई उन्होंने, तो ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाने पर उन्हें पता लगा
कि ऑक्सीजन 16 टाइम्स यानी कि 16 टाइम्स 16 गुना भारी है ऑक्सीजन से, सॉरी हाइड्रोजन से। तो इतना कंफर्म हो गया कि अगर हाइड्रोजन का एटॉमिक मास हम 1 माने तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होगा 16। ठीक इसी तरीके से और एलिमेंट्स का भी उन्होंने निकाल लिया था। अब दिक्कत वहां पर आई कि जब हाइड्रोजन कुछ एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन नहीं कर पाया, और कुछ नहीं वो बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स थे ऐसे जिनके साथ हाइड्रोजन रिएक्शन नहीं कर पाया, और जिसकी वजह से उन एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकल ही नहीं पाया। तो दिक्कत यहाँ पर है। तब किसी एक साइंटिस्ट ने सुझाव दिया कि क्यों ना हाइड्रोजन की जगह हम ऑक्सीजन को ले लें, क्योंकि ऑक्सीजन हर एलिमेंट्स के साथ यानी कि अधिकांश 99% एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन कर रहा है, उस टाइम पर उस साइंटिस्ट ने बताया था। तब उन्होंने उसके कहने पर मान लिया कि चलो ऑक्सीजन को ही हम ले लेते हैं। ऑक्सीजन को उन्होंने एक एटॉमिक मास मानकर चले, तब हाइड्रोजन का हो गया 1/16 यानी कि 1/16 उसका परमाणु भार हो गया। और ऑक्सीजन ने बहुत हेल्प करी और सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास फाउंड कराने। बहुत सारी एलिमेंट्सों के टेबल भी बना ली थी साइंटिस्टों ने, सबके एटॉमिक मास निकाल करके ऑक्सीजन से कंपेयर करा करके। लेकिन दिक्कत वहाँ पर ये आई कि ऑक्सीजन जब प्रकृति में पाया जाता है तो वो अपने समस्थानिकों के मिश्रण में पाया जाता है। समस्थानिक जैसे कि आइसोटॉप्स। अब आइसोटॉप्स आप समझते होंगे यानी कि समस्थानिक, ऐसे एलिमेंट जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो, यानी कि एक ही एलिमेंट हो लेकिन उनका एटॉमिक मास अलग अलग हो। जिस तरीके से हाइड्रोजन का जो है 1, 2 और 3 ये एटॉमिक मास होते हैं, जबकि इसका एटॉमिक नंबर 1 ही है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का भी होता है कि 15, 16, 17। कार्बन का भी होता है 12, 13, 14। तो इसी तरीके से आइसोटॉप्स होते हैं हमारे। तो और ये दिक्कत तब पता चली आइसोटॉप्स वाली जब रेडियो एक्टिविटी की खोज हुई, और रेडियो एक्टिविटी के बाद तब हमें पता चला कि आइसोटॉप्स जो हैं इनमें भी कंफ्यूजन है कि अब हमने ऑक्सीजन से कंपैरिजन तो करा ली, लेकिन कौन सा वाला आइसोटॉप हमें इसमें लेना होगा कंपैरिजन के लिए, कौन सा वाला इसमें लेना होगा। अब ऑक्सीजन प्रकृति में मिश्रित अवस्था में पाई जाती है, वहाँ से हम इसको नहीं कर पाते। तब वापस उन्होंने फिर हाइड्रोजन को ही वरीयता दी, प्रायोरिटी दी, क्योंकि हाइड्रोजन अपना एक ही समस्थानिक के रूप में पाया जाता है, बाकी के इसके हम बना सकते हैं। तो वापस इन्होंने हाइड्रोजन को मानना स्टार्ट कर दिया। फिर भी हमारी सॉल्यूशन सोल्व नहीं हुई, क्योंकि हाइड्रोजन फिर भी ऐसे कई एलिमेंट्स छोड़ रहा था जिनके साथ वो रिएक्शन नहीं कर पा रहा था। तब उसके बाद उन्होंने ऑक्सीजन का जो 16 एटॉमिक मास होता है उस वाले आइसोटॉप को लेकर के कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया कि हम इसी को ही कंपेयर करेंगे। अब दिक्कत ये आई, यहाँ पर ये फाइनल हो गया कि एक मोल की जो डेफिनेशन होगी वो इस तरीके से होगी कि एक मोल में ठीक उतने ही एलिमेंट होंगे, यानी कि उतने ही हमारे अणु परमाणु आयन होंगे जितने कि ऑक्सीजन 16 में होंगे। दिक्कत वहाँ पर आई कि फिजिसिस्ट जो भौतिक वैज्ञानिक थे उन्होंने अपनी कलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब एटॉमिक मास को फाइंड आउट करना स्टार्ट किया तो ऑक्सीजन 16 से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा था। उनके लिए वो हाइड्रोजन सबसे बेस्ट था। अब केमिस्ट्री वालों के लिए ऑक्सीजन सबसे बेस्ट था, क्योंकि हाइड्रोजन बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकाल नहीं पा रहा था, उनसे रिएक्शन नहीं कर पा रहा था। तो दिक्कत यहाँ पर एक लड़ाई वाली कंडीशन हो गई थी कि रसायन के सारे एक तरफ, भौतिक वैज्ञानिक एक तरफ, दोनों में लड़ाइयों का वो हो गया था। तो किसी समझदार वैज्ञानिक ने, खैर वैज्ञानिक तो सारे समझदार होते हैं, तो किसी वैज्ञानिक ने उन्हें सुझाव दिया कि ना तो हम हाइड्रोजन को लेंगे और ना ही ऑक्सीजन को लेंगे। तो उन्होंने बताया कि हम कार्बन को लेंगे, यानी कि कार्बन को लेंगे, लेकिन एक कंडीशन इसमें भी बनेगी कि कार्बन के भी समस्थानिक होते हैं 12, 13, 14। तो उन्होंने अपनी तरफ से ही मान लिया जो प्रकृति में आसानी से उपलब्ध हो सकता हो, तो कार्बन 12 ये प्रकृति में आसानी से उपलब्ध हो सकता है। तब उन्होंने बताया कि कार्बन 12 को ही हम एक मोल की परिभाषा के लिए मानक रूप में इस्तेमाल करेंगे।
लेकिन एक चीज़ अब भी दिक्कत थी, वो दिक्कत ये थी कि कार्बन 12 को मोल में तो ले लेंगे, लेकिन इसका जो मास होगा, एटॉमिक मास, उसके साथ हम इसका क्या तालमेल बिठाएंगे। तब उन्होंने बताया था कि किसी और वैज्ञानिक ने बताया था, डाल्टन के उससे पता चला था कि किसी भी एलिमेंट के मोल में अगर जितना उसका एटॉमिक मास है उतना ही वेट हम ग्राम में ले लें, उतना ही मास हम ग्राम में ले लें, तो वो उसके एक मोल के बराबर होता है। यानी कि कोई भी गैस, सारी गैसों को एक इक्वल वॉल्यूम में अगर हम रखते हैं, इक्वल टेम्परेचर पर, इक्वल प्रेशर पर रखते हैं, तो उनके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जो नंबर होगा मॉलिक्यूल्स का, वो सेम होगा। तब उन्होंने एक नई डेफिनेशन बना कर दी जो आज की डेफिनेशन के बराबर है, जो सी के जैसी है, जिसको हम बोलते हैं कि किसी भी पदार्थ के एक मोल में ठीक उतने ही एलिमेंट यानी कि उतने ही मूल इकाइयाँ होंगी जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में होंगी। इस तरीके से हमारे मोल की पूरा डिफाइन हो गया, मोल पूरा डिफाइन हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखिए, जब तक आप रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, मैं अपने आप को बेहतर आपके सामने परफॉर्म नहीं कर पाऊँ। तो चलता हूँ इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।